हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड यूट्यूब सब्सक्राइबर एंड लर्नर, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अब उसी से आगे हम बढ़ते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेनली 4 इंपॉर्टेंस हैं। पहले हम पॉइंट्स बता देते हैं। पहला है रिसोर्स एलोकेशन, दूसरा पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तीसरा फंक्शनिंग इकोनॉमिक एजेंट एंड तीसरा है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो ये 4 पॉइंट हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स एलोकेशन मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस ये है कि हम मार्केट में जो हमारे चारों तरफ जो रिसोर्सेस है, फिजिकल रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एक्सेट्रा, उसका हम कैसे यूटिलाइजेशन करें, उस रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे हम उससे प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन करें ताकि उससे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम बेनिफिट हो, और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम बेनिफिट हो तो उससे मार्केट में जो कंज्यूमर हैं उनको बेनिफिट हो। और ये बेनिफिट जो है इस थ्योरी पे लागू होती है रेशनलिटी पे, जैसा कि हम पिछले बता चुके हैं मिनिमम कॉस्ट में कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम बेनिफिट प्रोड्यूसर को हो प्रोडक्शन में, तो वही कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विस परचेज करने में उसको मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। तो इसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन, कि मार्केट में जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल फिजिकल, उसको कैसे यूटिलाइज करके उससे कैसे हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करें और मैक्सिमम अर्निंग हो सके। तो दिस इज रिसोर्स एलोकेशन। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब रिसोर्स एलोकेशन तो होगा तो कोई डायरेक्टली तो होगा नहीं, उसके लिए हमें सिस्टम चाहिए, मार्केट चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, सिस्टम, इन सिस्टम को जोड़ने के लिए हमें नेटवर्क चाहिए। तो इस तरह की, तो इससे संबंधित जो हम पॉलिसी बनाते हैं, हम इस गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाता है इसी तरह की पॉलिसी को पॉलिसी फॉर्मुलेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एक वीट लेते हैं, अगर गेहूं का पैदावार करना है तो उससे संबंधित गवर्नमेंट बहुत सी पॉलिसी बनाता है। एक छोटा सा प्रोडक्ट हम लेते हैं, गुड्स लेते हैं मार्केट का, वीट, गेहूँ। वैसे तो मार्केट में हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों गुड्स हैं, हज़ारों नहीं लाखों तरह के सर्विसेज हैं जो मार्केट में प्रोड्यूस होती हैं और कंज्यूमर तक पहुँचती हैं। तो अगर हम बात करें अगर गेहूँ की, तो उससे संबंधित कौन कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट जो बनाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन सब्सिडी, उसको दी जाने वाली जो सब्सिडी है, किसानों को जाने जो सब्सिडी है, जो लोन है कि कम कि मैक्सिमम लोन उसके लिए, उसके खाद उर्वरक जो उसके लिए बनते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, उसके लिए कौन से केमिकल उपयोग हो, उस गेहूं की खेती में कीटों को मारने के लिए जो लोन, सब्सिडी एक्सेट्रा। मतलब एक छोटी सी गेहूं के लिए देखा जाए तो कौन सी सब्सिडी है, लोन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट को जो किसान गेहूं की खेती करें। इस तरह से तो ये तो मैंने एज ए माइक्रो लेवल पे बात की क्योंकि मेरा टॉपिक ही इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। इसी तरह से हर इंडिविजुअल यूनिट्स गुड्स एंड सर्विस के लिए अलग अलग है। जैसे अगर हम बैंक्स की बात करें, इंडिविजुअल मार्केट में बैंक जैसे होते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट का क्या रेपो रेट है, क्या रिवर्स रेपो रेट रहेगा, क्या बैंक रेट रहेगा, क्या SLR रहेगा एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम देखते हैं इंडिविजुअल, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फार्मिंग हो, बैंकिंग हो, LIC, इंश्योरेंस, हर इंडिविजुअल यूनिट के लिए गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी है। तो इसी को कहते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्योंकि तभी हम ऐसे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूसर कंज्यूमर को दिया जा सकता है। तो सेकेंड पॉइंट बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो इसी तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन अलग अलग सेक्टर में अलग होता है। एग्रीकल्चर का पॉलिसी फॉर्मुलेशन अलग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का अलग है, टीचिंग सेक्टर का अलग है, ट्रेनिंग सेक्टर का अलग है। मतलब कि अलग अलग सेक्टर का अलग अलग पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसी के तहत सभी प्राइवेट सेक्टर को भी फॉलो करना है। तो मतलब अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट के लिए अलग अलग पॉलिसी फॉर्मुलेशन है जो गवर्नमेंट तैयार करता है और उसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सभी पे उससे इम्पोज किया जाता है। सो सेकेंड फीचर था पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब हम थर्ड फीचर्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फंक्शनिंग इकोनॉमिक एजेंट। फंक्शनिंग इकोनॉमिक एजेंट क्या है? अब
मार्केट में रिसोर्स फर्स्ट फीचर सेकेंड फीचर, अब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो गया और पॉलिसी भी बन गई कि कैसे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे और कैसे पॉलिसी बनाएंगे। अब इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन और पॉलिसी फॉर्मेशन के इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो मैन पावर कैसे है? फॉर एग्जाम्पल होलसेलर, प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस आइटम पहुंचता है होलसेलर से प्रोड्यूस आइटम पहुंचता है रिटेलर, और रिटेलर से प्रोड्यूस आइटम पहुंचता है अल्टीमेटली फाइनल टू कंज्यूमर। तो हमने देखा कि प्रोडक्शन के बाद प्रोड्यूसर से आइटम चलता है होलसेलर के पास, होलसेलर से आइटम चलता है रिटेलर के पास, रिटेलर चलता है कंज्यूमर। यानी ये जो चार, ये इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट या मार्केट एजेंट, होलसेलर, प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। इसमें टॉप पे प्रोड्यूसर होता है और बॉटम पे रिटेलर। तो इस तरह से ये चार इकोनॉमिक एजेंट है या मार्केट एजेंट, जो भी आप कर सकते हैं, इन्हीं के थ्रू गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक, हालांकि इनके काम के लिए अलग अलग इनका कमीशन है, सैलरी है। इसलिए अगर बीच के चेन को हटा दें, अगर डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विस अगर प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर तक हो तो वो बहुत से केसेस में होता है। इसीलिए डिस्काउंट ऑफर में ऐसा तभी होता है जब हमें माल तुरंत बेचना हो, बहुत ज़्यादा कमाई करना हो, तो प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल कंज्यूमर। ऐसा होता है जब बहुत जगह सेल निकलते हैं तो ऐसा जब होता है तो इनकी सैलरी यानी तब वो जो प्रॉफिट, तो ऐसे आइटम कंज्यूमर को तब चिपली मिलता है। अगर हम इन बीच के रिटेलर और होलसेलर को हटा दें, डायरेक्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर को अल्टीमेटली देगा, तो वो आइटम सस्ते में कंज्यूमर तो मिलता है। क्योंकि और अगर डायरेक्ट नहीं, अगर ऐसे इकोनॉमिक एजेंट के थ्रू जाएगा, चेन के थ्रू, तो वो सब आइटम थोड़े महंगे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो अमाउंट जुड़ा है उसमें इन बीच के जो होलसेलर रिटेलर है इनकी कमीशन सैलरी जुड़ी है, इसलिए वो महंगा। तो अगर हम बीच के चेन को हटा दें, केवल प्रोड्यूसर और रिटेलर को कंज्यूमर को रखें, तो वो आइटम मार्केट में गुड्स एंड सर्विस बहुत चीपली, सस्ते दाम में बिकेंगे। और अगर इन दोनों बीच के दोनों को ना हटाए, चारों इकोनॉमिक एजेंट हैं, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, तो वो आइटम थोड़े महंगे मिलेंगे। ओके, तो ये इकोनॉमिक एजेंट होते हैं नहीं होते, ये तो सिचुएशन से डिपेंड। तो ये चार वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एजेंट हैं, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करते हैं गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस होकर कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये भी इसका थर्ड इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और ये बातें अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स, अलग अलग इंडिविजुअल गुड्स सर्विस के लिए अलग अलग होती हैं। ओके, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंस था माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम चौथे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं, वो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। अब चूंकि रिसोर्स एलोकेशन हो गया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया और इकोनॉमिक एजेंट गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूसर से लेकर यहाँ कंज्यूमर तक फाइनली पहुँचा दिया। अब लेकिन इससे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब हम इनके काम के लिए इन इकोनॉमिक एजेंट को इनको सैलरी कमीशन न मिले। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि पहले माल का क्या होता है, प्रोडक्शन तो हुआ, ठीक है, उसका कंज्यूमर ने कंजप्शन तो कर लिया, ठीक है, माल पहुंच गया। लेकिन अब ये जो माल पहुंचा तो इन कंजप्शन, गुड सर्विस के कंजप्शन से जो सैलरी जनरेट होती है, जो पेमेंट कंज्यूमर गुड सर्विस को कंज्यूम करने में देता है, वह इन अलग अलग इकोनॉमिक एजेंट के कमीशन या सैलरी के रूप में इन्हें मिलते हैं और फिर ये फाइनली प्रोड्यूसर तक पहुंचता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मार्केट में तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद कंजप्शन होता है, कंजप्शन के बाद फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इनकी जो सैलरी है, कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में जितने भी इकोनॉमिक एजेंट हैं उन्हें मिलता है। तो ये जो मिलते हैं इनकी सैलरी या कमीशन, ये अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट, अलग अलग इंडिविजुअल गुड सर्विस के लिए अलग अलग होती है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स हम देखते हैं कि मार्केट में कोई भी गुड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद उसका कंजप्शन होता है, फिर उससे संबंधित जो उनकी सैलरी है, कमीशन, उनके
एजेंट तक पहुँचे। तो इस तरह से हमारा मार्केट में इकोनॉमी एक सर्कुलर वे में चलता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन। सो इससे हमारी मार्केट स्टेब्लिश बनी रहती है। तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, आज हमने 4 पॉइंट चर्चा किया। वी हैव डिस्कस इन शॉर्ट एज इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, रिसोर्स एलोकेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फंक्शनल इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। अगर मेरे प्री लर्नर एंड माय डे ट्यूब सब्सक्राइबर एंड माय डे स्टूडेंट, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा, और नहीं तो विश यू ऑल बेस्ट। तो कल फिर मिलते हैं, फिर किसी नए टॉपिक से इकोनॉमिक्स में, इसी समय। गुड नाइट, सी यू, टिल देन, बाय बाय एंड महादेव।